हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बंटवारा और जिसे विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नंदा जब से घर में आई है उसका मन एक गहरे अवसाद से भरा रहता है। उसे लगता है कि जैसे वह एक नई दुनिया में आ पहुंची है जहां सब उसके परिचित होकर भी अपरिचित हैं। वह जानती है कि जिन्हें पीछे छोड़ आई है वे केवल दो प्राणी हैं, देवर और देवरानी। देवर को उसने गोद में खिलाकर पाला है। आपद विपद में वह माँ के समान उस पर छाई रही है। देवरानी को एक दिन अपनी बहू की तरह घर में लाई थी, जिसके ऊपर निछावर करने को उसने कुछ नहीं बचा रखा था। इन्हीं दो प्राणियों को पीछे छोड़कर वह निपट खाली जान पड़ती है। उसके पति, पुत्र, पुत्रियां सदा की भांति आज भी उसके साथ हैं, परंतु उसके कोलाहल में उसे जीवन नहीं मालूम देता। लगता है जैसे सब दीवार के चित्र की तरह मौन नृत्य कर रहे हैं। भाव होते हैं पर स्पंदन कहाँ होता है इन चित्रों में। उसे इस घर में आए अभी एक सप्ताह ही हुआ है, परंतु मालूम होता है जैसे युग बीत गए हैं। जैसे महाकाल ने सदा के लिए दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। सहसा वह घर का काम करते करते ठिठक जाती है। कोई ची परिचित आवाज सुनाई देता है, मानो कोई उसे पुकार रहा है, भाभी। लेकिन अर्ध चेतना की दशा भंग होती है तो देखती है कि उसका छोटा लड़का गौरा खड़ा हुआ कह रहा है, भाभी सुना नहीं तुमने, स्कूल को देर हो रही है, रोटी दो मुझे। वह कांप उठती। देवेन भी कभी ऐसे ही आकर पुकारता था। वही देवेन आज मुझसे अलग हो गया है, लेकिन यह ठीक ही हुआ है। वह बुद्धिमान है, खूब कमाता है, इसलिए कुछ दिन से यह बात उसके मस्तिष्क में समा गई कि कुटुंब का जीवन उसकी कमाई पर अवलंबित है। परंतु शासन करती हैं भाभी, और शायद यह भी सोचा था कि भाभी का परिवार बड़ा है। मूर्ख कहीं का, विवाह करते ही उसने अपने आप को परिवार से अलग कर लिया। मैंने अच्छा ही किया। कल को महाभारत मचती, रही सही मोहब्बत भी मिट जाती। गलती मेरी भी है। वह जवान हो गया था और मैं उसे निपट अजान बालक ही समझ रही थी। पर मैं क्या करूं? मेरी आंखें तो उसी को देखती हैं जो कभी स्कूल से पिटकर सिसकता हुआ आकर मेरी गोदी में चिपक जाता था और सुबकियां लेता हुआ कहता था, भाभी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सबक याद नहीं होता। उसके भाई कुद्र होकर चिल्ला उठते, सबक याद नहीं होता? हरामखोर, क्या कुलीगिरी करेगा? मैं कहती, देखो जी उसे गाली मत दो, कुलीगिरी करेगा या कुछ भी करेगा तुम्हारे आगे हाथ पसारने नहीं आएगा। वह माथा ठोक लेते, कहते तुम इसका सर्वनाश करके रहोगी। लेकिन भगवान की माया की वही सर्वनाशी बालक आज उनके कान काटता है। वह उसके इशारों पर नाचते हैं। सारा व्यापार उसी के कंधों पर ठहरा है। नंदा इसी तरह सोचती रहती है, आज भी सोच रही है। रात काफी बीत चुकी है, परंतु रामदास अभी तक मंदिर से नहीं लौटे। गौरी और शीला दोनों सो गए थे। छोटा बच्चा उसी के पलंग पर शांत निश्चिंत नींद की परियों से खेल रहा था। वह कई क्षण उसे देखती रही, मानो बच्चे की निश्चिंतता ने माँ को बल दिया। वह मुग्ध हो उठी। सहसा तभी किसी ने द्वार खटखटाया। वह उठी और किवाड़ खोला। देखा सामने देवेन खड़ा है। अचकचा कर बोली, अरे देवेन, कैसे आया इस वक्त? देवेन मुस्कुराया और बोला, अपने घर आने के लिए भी वक्त देखना होता है। यह आज जाना है भाभी। नंदा अप्रतिभ हुई, बोली कुछ नहीं। तब देवेन ने पूछा, भैया नहीं आए हैं क्या? नंदा ने कहा, 10 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटते। देवेन यह जानता था इसलिए चुप रहा। अब वे आग के पास आ बैठे थे। नंदा ने देखा कोयले बुझ चले हैं। उन्हीं को इधर उधर करके वह बोली, उनसे कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी। देवेन ने अस्थिर होकर कहा, भाभी आज पहली तारीख है ना? हाँ, तो गोपाल को रुपए भेजने हैं। तो फिर वही रुपए लाया हूँ। नंदा अचरज से भर आई, बोली, रुपए लाया है? क्या उन्होंने मांगे थे? देवेंद्र चौंका, बोला, मांगते क्यों?
ये 20 रुपए मैं बराबर देता आ रहा हूँ। नंदा बोली, जानती हूँ देवेन, तुम सदा 20 रुपए देते आए हो, पर वक्त हमेशा एक सा रहता है। कल हम एक थे, आज अलग हैं। अब तेरे देने की बात नहीं उठती। देवेंद्र हठात कांप सा उठा। क्षण भर उसे ढूंढे शब्द भी नहीं मिले। फिर सहसा करके बोला, यह तुमने क्या कहा भाभी? दुकान तो सदा दो रही है, घर बढ़ जाने से क्या हम भाई भाई भी नहीं रहे? नंदा तनिक भी नहीं झिझकी, बोली, मैं ये सब कब कहती हूँ? भाई का रिश्ता तो विधाता भी नहीं तोड़ सकता। किंतु बात यह नहीं है, जब साथ थे तो दुनिया के लिए एक थे। तू 300 कमाता था और वह 30, परंतु दोनों पर मेरा एक सा अधिकार था। लेकिन आज तेरे 300 पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह सीधी सी बात है, इससे भाई भाई का नाता नहीं टूट सकता। देवेन जानता है कि भाभी से बातों में कोई नहीं जीत सकता, परंतु ऐसा तर्क वह कर सकती हैं, यह उसने नहीं सोचा था। उसने फिर कहा, भाभी, मेरी आय पर तुम्हारा अधिकार न हो, पर गोपाल का तो है, उसका चाचा तो मैं रहूंगा। कहते कहते देवेन द्रवित हो उठा। नंदा की मर्म को भी इस बात ने छुआ। वह बोली, गोपाल तेरा ही है देवेन, परंतु इससे क्या होता है? उसे पालने का जिम्मा तो हमारा है। हम यदि अपाहिज हों तो तेरे देने की बात पैदा होती है, वरना नहीं। जब बहुत थे तो बहुत खर्च करके अपना सिर ऊंचा रखा, आज कम है तो क्या सिर झुकाना होगा? नहीं देवेन, भाभी के जीते जी ऐसा नहीं होगा। आज तुझसे लेंगे तो कल लौटाने की बात उठेगी। इतनी शक्ति क्या तेरे भाई में है? नहीं जाने न- नहीं जाने क्या हो, भाई भाई में जो प्यार बचा है, संभव है उसे भी खोना पड़े, तब दुनिया हंसेगी। इसलिए कहती हूँ देवेन, तू लेने देने की बात मत कर। देवेन व्यापार में पारंगत है, परंतु आज भाभी के सामने उसकी सदा चेतन बुद्धि कुंठित हो चली और कुछ कह सकने में असमर्थ हो वह बोल उठा, तो जाऊं भाभी? हाँ, अब जाना ही चाहिए। रात बढ़ रही है और घर में बहू अकेली है। देवेन बरबस उठा। उसकी आंखों में सहज ही पानी नहीं आता, पर आज जैसे ही वे खुलकर रोने को आतिर हो उठी, लेकिन दुख के साथ साथ क्रोध भी उसे कम नहीं आया है। इसलिए रुलाई रोककर तीखे स्वर में उसने कहा, भाभी, तुम्हारे दरवाजे पर आकर आज मैं पहली बार निराश लौटा हूँ। याद रखना, इस बात को भूलूंगा नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। भाभी नंदा हठात चकित सी उस अभेद अंधकार में दूर तक उसे देखती रही। फिर जोर से किवाड़ बंद करती हुई बोली, पगला कहीं का, भाभी को कंगाल समझता है। धीरे धीरे बात पुरानी पड़ गई। दुनिया भूल गई कि दीवान घराने के दोनों भाई कभी अलग हुए थे। ऐसा लगा मानो वो दोनों सदा से ऐसे ही रहते आए हैं। काम काज सुख दुख में आना जाना होने लगा। देवेन सदा की भांति कमाने के लिए दिलावर जाता, तब गौरी बहुत दिनों तक चाची के पास जाकर सोता। एक दिन बड़े लड़के गोपाल ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली। उसे साइंस में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। उसने माँ को लिख भेजा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जाऊंगा। नंदा ने गदगद होकर अपने पति को कहा, सुनते हो, गोपाल डॉक्टरी में जाना चाहता है। रामदास ने सुन लिया। उनका भी मन गदगद हो उठा, परंतु मार्ग को रोककर वो चट्टान उनके सामने पड़ी है, वह क्या सरलता से हटाई जा सकती है? इसलिए कहा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु पैसे के अभाव में काम कैसे चलेगा? नंदा बोली, रुपए नहीं है, यह कहकर के लड़के की जिंदगी बिगाड़ी जा सकेगी? पैसे जुटाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि सभी को दी है। पुत्र का पक्ष लेकर नंदा ने पति पर जो चोट की, उससे रामदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह धर्मपरायण व्यक्ति की तरह मान बैठे हैं कि विधाता जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, परंतु नंदा का विधाता पर इतना गहरा विश्वास नहीं है। इसलिए वह धीमे पड़कर बोला, एक बात मुझे सूझती है। क्या? मेरे पास जो गहने हैं उसे बेच दीजिए, उनसे लगभग 2000 रुपए आपको मिल जाएंगे। बाकी आपकी दुकान है, उसे गिरवी रख दो, धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। रामदास सहसा चुप ही उठे। क्या कहती हो तुम? नंदा समझ गई कि दुकान की बात ने मर्म पर चोट की है। बोली, और रास्ता ही क्या है?
रामदास ने उसी तरह दुखी मन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। बाप दादों की जायदाद को छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब नंदा का नारित्व जाग उठा। कुर्द स्वर में बोली, तो लड़के का गला घोट कर मार डालने का अधिकार तो तुम्हें मिला होगा ना, उसे उसी को पूरा कर लो। हाय रे भाग्य, कैसे कुल में जन्म लिया उसने, जहाँ उसके जीने का हक भी नहीं है। लेकिन क्रोध में इतना कहकर दूसरे ही क्षण उसने अपने ऊपर ग्लानि हो गई। उसने देखा रामदास बेबस से उसे देखने लगे। उसका मन छटपटा उठा। आखिर वह करे भी क्या? वह गोपाल के पिता हैं। उसका उज्जवल भविष्य उनके बुढ़ापे का एकमात्र अवलंबन है। परंतु पैतृक संपत्ति की ममता उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आई। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो एक काम करूं क्या? मैं देवेंद्र को बुलाती हूँ। आप उससे कहना दुकान रखकर मुझे रुपए दे दे। इस प्रकार बाप दादों की जायदाद कुटुंब से बाहर नहीं जाएगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लड़की को पुकारा, गौरी, ओ गौरी, जा अपने चाचा को बुला ला। कहना भाभी बुला रही है अभी। लेकिन गौरी जाए इससे पहले देवेंद्र आप उधर आ निकला। बोला, भाभी सुना है गोपाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है। हाँ भैया, वही बात सोच रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भाभी। भगवान की कृपा से 4 साल के बाद हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी हो जाएगा। भाभी और भैया दोनों गदगद हो आए। भाभी बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर देवेंद्र, पर बात रुपए पर आकर अटक गई है, इसलिए तुझे बुलाने भेज रही थी। देवेंद्र अठा चौंका, मुझसे कुछ काम था? कहो भाभी। नंदा ने रामदास की ओर देखा, मानो कहा, मेरा जो काम था वह मैं कर चुकी, अब आप कहो। रामदास को बेबस बोलना पड़ा। धीरे धीरे अटक अटक कर कहा, देवेंद्र, गोपाल के लिए रुपए चाहिए, इसलिए तू मेरी दुकान गिरवी रख ले। देवेंद्र ने सुन लिया। सुनकर सन्न सा रह गया। वाड़ी अवरुद्ध हो उठी। नंदा ने उसे देखा। वह समझ गई कि जिस व्यथा के कारण देवेंद्र सन्न रह गया वह आकस्मिक अधिक है, इसलिए समझाकर बोली, देवेंद्र, बात असल में इतनी है कि हम नहीं चाहते कि कल को दुनिया कहे कि माँ बाप ने जायदाद के मोह में पड़कर औलाद का गला घोट दिया, और फिर यह भी बुरा होगा कि बाप दादा की जायदाद गैर लोगों के हाथों में पड़े। इसलिए तू उसे ले ले। हम ना भी छुड़ा सके तो अपने ही घर में रहेगी। देवेंद्र को अवाड़ी मिली। बोला, भाभी तुम ठीक कहती हो, ये व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार कुशल आदमी बहुत दूर की सोचता है, परंतु कभी कभी जो अपने सबके पास है उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। नंदा नहीं समझी। वह फिर बोला, सोचूंगा भाभी, ऐसे कामों में जल्दी करना ठीक नहीं। देवेंद्र की इस बात से भाभी और भैया दोनों अनमने हो गए। सच तो यह है कि उन्हें यह स्वर अच्छा नहीं लगा। देवेंद्र चला गया। नंदा की मुद्रा जटिल हो उठी। प्रश्न हल करने का जो गुर उसने ढूंढ निकाला था, उसने तो प्रश्न को और भी जटिल कर दिया। इसलिए वह क्या करे? तीर कमान से निकल चुका था। उसका डर सच निकला। संध्या होते होते देवेंद्र ने कहला भेजा, मैं दुकान नहीं रख सकूंगा। 3 दिनों के बाद देवेंद्र जब परदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी विद्या घबराई हुई आई। बोली, अजी, तुमने कुछ सुना है क्या? जिज्जी ने अपना सब जेवर बेच दिया। सुनकर सहज भाव से देवेंद्र ने कहा, जानता हूँ, भाभी गोपाल को डॉक्टरी पढ़ाने भेज रही हैं। जेवर का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? विद्या उसी तरह बोली, और आपके भैया ने अपनी दुकान उठा दी है। वह किसी के साथ कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। अब देवेंद्र चौंका। कहा, या किसने कहा तुमसे? शशि की बहू ने। उसी के मालिक के साथ तुम्हारे भैया ने साझा किया है। वे रुई का सौदा करने की बात सोच रहे हैं। देवेंद्र अनमना हो गया। बोला, भैया रुई का सौदा करेंगे? जी, वह अब खूब रुपए कमाना चाहते हैं। सचमुच? न जाने क्या हो कि उसके हृदय में एक विचित्र घबराहट उभर आई। उसका स्वर शिथिल हो उठा। वह शून्य में ताकता हुआ कहने लगा, विद्या, भैया ने परसों मुझसे भी कहा था। उत्सुक विद्या बोली, क्या कहा था? कि मैं उनकी दुकान लेकर उन्हें रुपए दे दूं। फिर क्या? मैंने इनकार कर दिया। विद्या ने गहरी सांस ली। कहा, ठीक तो किया। सगे संबंधियों से लेन देन करना दुश्मनी पैदा करना है। हाँ विद्या, भाभी ने भी एक दिन मुझसे यही बात कही थी। उनकी बातें मैं खूब याद रखता हूँ, परंतु भैया धर्म भीरु व्यक्ति हैं।
वह सौदा करना क्या जाने। विद्या बोली, औलाद का पालना भी तो धर्म है। गोपाल से जब इतनी आशा है तो उसके लिए सब कुछ करना होगा। देवेंद्र अब मुस्कुरा उठा, कहने लगे, ठीक है विद्या, आशा सब कुछ कर लेती है। मैं वैसे ही डर गया था। अच्छा, मैं भैया से मिलकर आऊं? कल सवेरे ही हमें चलना होगा। और देवेंद्र चला गया तो विद्या का मन न जाने क्यों आप अंदर से उमड़ने लगा। वह अनमनी सी सामान सहेजने लगी, फिर सोचने लगी, वह उदास है, जीजी का घर बिगड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, सब कुछ अजीब है, कहीं कोई सुख नहीं है, न जाने क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे संध्या हो गई, उनका सामान बंध गया। देवेंद्र लौट आया। विद्या ने देखा उसके हाथ में एक कागज है। पूछा, यह क्या है? सरलता से देवेंद्र ने कहा, यह भैया की दुकान का कागज है। विद्या जैसे सिहर उठी, बोली, क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ विद्या, मैंने भैया की दुकान ले ली है, कहकर उसी तरह उस कागज के टुकड़े करने शुरू कर दिए। विद्या हद बुद्धि बोली, आप क्या कर रहे हो आखिर? सोचता हूँ कहीं पागल न हो जाऊं, इसलिए उनके कारण को समूल मिटा देना चाहता हूँ। विद्या की समझ में खाक भी नहीं आया। उसी तरह घबराई सी कहने लगी, क्या कहते हैं आप? इतने रुपए का यूं ही फेंक दिए जाएंगे? देवेंद्र ने कहा, नहीं विद्या, भाभी को जानता हूँ, उन्हीं की गोद में पलकर तो इतना बड़ा हो सका हूँ। रुपए होंगे तो रोकेंगी नहीं, और जब देने आएंगी तो मैं लौटाऊंगा भी नहीं, ब्याज तक ले लूंगा। व्यवहार की बात है, इसमें नाते रिश्ते बंध कर नहीं रहते। विद्या बोली, मैं नहीं जानती कि यह सब क्या हो रहा है। देवेंद्र अब हंस पड़ा, बोला, मैं भी नहीं जानता विद्या कि यह सब क्या हो रहा है। उनसे जाकर जब मैंने कहा कि मैं दुकान लेने को तैयार हूँ, तो सच कहता हूँ भाभी बोल सकने में एकदम असमर्थ नादान बालक की तरह रो पड़ी। विद्या, आज मैंने जीवन में पहली बार भाभी को रोते देखा है। मैं हंसता हूँ, तुम गुस्सा करती हो, करूँ, पर मैंने आज भाभी को गुस्सा करते हुए देखा है। कहते कहते देवेंद्र उत्तेजित हो उठा। उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें आग में डालकर बोला, सुनो विद्या, रुदन और हास्य का यह दृश्य यहीं समाप्त होता है। समाचार दुनिया तक न पहुंच सके, आगे उसकी वाणी रुक गई। मार्ग में आंसू अड़ आए थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहानी आप पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।